सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत आवेश। यहाँ पे आप सबसे पहले विद्युत आवेश के संबंध में जानेंगे। विद्युत आवेश एक गुण होता है जो कि हर पदार्थ में मौजूद होता है। इस गुणधर्म के कारण यहाँ पे चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात किसी पदार्थ का ऐसा अंतर्निहित गुण जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश का जो मूल कण है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है वह इलेक्ट्रॉन है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, अर्थात प्रोटॉन की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता होने पर या प्रोटॉन की तुलना में किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वह वस्तु आवेशित हो जाती है। यही आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत है। सामान्यतः हम आगे चल करके इस आवेश को कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करेंगे और इसकी इकाई जो होती है आवेश की, जिससे इसका मापन किया जाता है, SI इकाई कूलाम होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक पदार्थ में अणु और परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होने पर वह पदार्थ या परमाणु उदासीन होता है। लेकिन यदि किसी वजह से इस परमाणु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाए तो वह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है और प्रोटॉन में धन आवेश, तो ऋण आवेश के कणों की संख्या ज़्यादा है। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में कम हो जाए तो वह पदार्थ या परमाणु धन आवेशित हो जाएगा। आपको यह समझ में आ गया होगा कि आवेश के उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की में किसी एक की अधिकता या कमी है। अब आगे चलने से पहले हम यह जानना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि विद्युत मूलतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्थैतिक विद्युत। जब विद्युत या आवेश विराम की स्थिति में होता है, अर्थात किसी एक बिंदु पर सीमित होता है, तो हम इसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। धारा विद्युत ठीक इसका विपरीत है। धारा विद्युत में विद्युत आवेश गतिमान होता है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक या एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक स्थानांतरित या गति करता है। इस दशा में उस विद्युत को धारा विद्युत कहा जाता है। आगे हम आवेश के कुछ सामान्य गुणधर्म जान लें। हमें पता है आवेश के दो प्रकार हैं। यदि आवेश सजातीय होगा, समान होगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यदि आवेश विपरीत होगा, अर्थात एक धन आवेश होगा और दूसरा ऋण आवेश होगा, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ऐसा यहाँ पे आकर्षण दर्शाया गया है और यहाँ पे प्रतिकर्षण की स्थिति सजातीय आवेशों के बीच में दर्शाई गई है। विद्युत आवेश के कुछ अन्य मूल नियम हैं या मूल गुणधर्म हैं, जिसमें पहला आप देख रहे हैं बीजीय योग का नियम। ये नियम हमें यह बताता है कि किसी परिपथ में कुल आवेश की जो मात्रा होती है उस परिपथ के अंदर उपस्थित
समस्त आवेशों के योग के बराबर होती है। अर्थात विद्युत आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। यहां पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे 3 बिंदु हैं। पहले बिंदु या भाग पर Q1 आवेश है, दूसरे पर Q2 है, तीसरे बिंदु पर या तीसरे भाग पर Q3 आवेश है। इनको यदि हम इकट्ठा कर दें तो यहां पर जो कुल आवेश Q दर्शाया गया है वो इन तीनों आवेशों के योग के बराबर प्राप्त होगा। ये है योग्यता का नियम, अर्थात आवेश के बीजीय योग का नियम या योगात्मक प्रकृति का ये नियम है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। आगे अब हम देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। ये आवेश का मूलभूत नियम है। दूसरे नंबर पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित का अर्थ है कि नियत होता है। कुल आवेश हमेशा निश्चित रहेगा। यह दिया गया नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इसे बताया था। आवेश संरक्षण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को हम आवेश देते हैं तो जिस वस्तु से आवेश या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित तथा जिस वस्तु को वह आवेश प्राप्त होता है वह ऋण आवेशित हो जाएगा। अब हम तीसरे गुणधर्म में देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। हमें पता है विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के आने जाने या स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। पूर्व में हम बता चुके हैं कि किसी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह वस्तु धन आवेशित होगी। अर्थात आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन है जिसका मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.602 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम होता है। यह प्रकृति का न्यूनतम आवेश है। क्वांटीकरण सिद्धांत यह कहता है कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश इस आवेश का अर्थात न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा, पूर्णांक होगा। अर्थात या तो 1 गुना होगा या तो इसी का दुगुना होगा। इस तरह से पूर्ण संख्या में ये गुणांक प्राप्त होगा। सामान्य सूत्र को हम यहाँ पे इसके सामान्य सूत्र को हम Q बराबर NE से दर्शाते हैं, जहाँ पे N एक पूर्णांक संख्या होगी 1, 2, 3 और स्मॉल e हम ऊपर आपको बता चुके हैं यहाँ पे कि ये 1.602 गुणे 10 के घात ऋण 19 कूलाम होगा। क्वांटीकरण को और सरल तरीके से हम यहाँ समझते हैं। ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन का 1 गुना होगा। यदि यहाँ पे हम इस पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस पर आवेश की जो मात्रा होगी वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा का ये 2 गुना होगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से यहाँ निकल रहे हैं तो कुल आवेश जो इसमें उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रॉन की आवेश का 3 गुना हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में
अब हम इसको आगे ऐसा समझें कि यदि n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस न्यूनतम आवेश स्मॉल e का यहाँ पे जो आवेश होगा वो n गुना हो जाएगा। तो अब बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि Q इक्वल टू NE कैसे हुआ। तो क्वांटीकरण का ये सूत्र हो गया Q इक्वल टू NE। आपके NCERT पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 3 पृष्ठ क्रमांक 222 पर ये क्वेश्चन दिया गया है, आंकिक प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। एक कूलाम, हमारे पास यहाँ पे जो Q है वो एक कूलाम है जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करना है, अर्थात n हमको ज्ञात करना है। E हम जानते हैं कि E इलेक्ट्रॉन का जो आवेश या मूल आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत में अभी हमने बात किया 1.602 गुणे 10 के घात ऋण 19 कूलाम होता है। अब हम इस पे सूत्र लगाएंगे। Q इक्वल टू NE क्वांटीकरण का जो सूत्र हम लगाएंगे तो n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। जब हम उसको n के भार रूप में लिखेंगे तो Q इक्वल टू NE हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम Q की जगह पर एक कूलाम रखेंगे, E की जगह पर हम यहाँ पे 1.602 गुणे 10 के घात ऋण 19 कूलाम रख देंगे तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इतनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की कब, एक कूलाम आवेश को बनाने के लिए। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम ने दो आवेशों के बीच विद्युत बल, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि यदि सजातीय आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेश होगा तो आकर्षण बल। तो कोई भी दो आवेश हैं उनके बीच लगने वाला जो बल है कूलाम के नियम के अनुसार उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, साथ ही उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसमें दो नियम छुपे हुए हैं। पहला, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और साथ में दूसरा, उनके बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम सूत्र रूप में आगे समझेंगे। ये पहला नियम है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ बल F को लिखा गया है। ये दोनों आवेश हैं, यहाँ पे आवेश Q1 और आवेश Q2। दूसरा नियम, F व्युत्क्रमानुपाती R² लिखा हुआ है। R यहाँ पे दूरी है जो दूसरे नियम को दर्शा रहा। इन दोनों को मिला करके हम यहाँ पर ये सूत्र बना लेते हैं। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे एक नियतांक K लाना पड़ेगा। इस तरह से ये कूलाम का सूत्र हो गया। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना के लिए K यहाँ पे एक स्थिरांक है जिसका मान आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, और K का जो मान है, नियतांक K का मान यहाँ पे उपस्थित दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम होगा उस पर निर्भर करेगा। निर्वात के लिए इस K का मान SI पद्धति में 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इससे हम इस सूत्र से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की हम गणना कर लेते हैं। बच्चों आगे आइए अब हम देखते हैं कि चालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। जैसे हम घरों में तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, ये अच्छे चालक होते हैं।
इनमें से विद्युत धारा या आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। इस कारण अच्छे चालक होने के कारण हम इनका विद्युत धारा के प्रवाह में प्रयोग करते हैं, क्योंकि विद्युत आवेश इनमें आसानी से प्रवाहित होता है। अच्छे चालकों में प्रतिरोध का मान भी बहुत कम होता है। प्रतिरोध अर्थात धारा में अवरोध या रुकावट। तो चालक है, अच्छा चालक है तो प्रतिरोध कम होगा। इस कारण यहाँ पे आवेश के प्रवाह के लिए चालक का होना जरूरी है। इसी आधार पर चालकता को परिभाषित किया जाता है। चालकता किसी चालक का वह गुण होता है जिससे वह अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। जितना अच्छा चालक होगा विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा प्रवाहित होगी, अर्थात उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होती है। किसी चालक के विशेष क्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर का अर्थ है यहाँ पे एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। आवेश प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा उसे हम आवेश प्रवाह की दर कहेंगे। अर्थात विद्युत धारा हो गया किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। विद्युत धारा किसी चालक या तार से ही होकर बहेगी। विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से व्यक्त करेंगे। इसका मात्रक एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से दर्शाएंगे। सूत्र रूप में धारा को व्यक्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि किसी चालक के निश्चित क्षेत्र से स्मॉल टी समय में कैपिटल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I बराबर क्यू बटे टी हो जाएगा। ये हो जाएगी आवेश प्रवाह की दर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, पूर्व में बताया जा चुका है। एक कूलाम में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा का दूसरा मात्रक एसआई मात्रक ही कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। इसे ही 1 एम्पियर कहा जाता है। यहां से हम 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात 1 कूलाम प्रति सेकंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा गया है। अब हम देखेंगे कि एम्पियर को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम प्रति सेकंड। यहीं से 1 एम्पियर की परिभाषा आपको मिल जाएगी। यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर के समतुल्य होगी। ये ऐसा सूत्र से निर्धारित हो रहा है। यही इसकी एम्पियर की परिभाषा है कि किसी चालक के निश्चित क्षेत्र से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। एम्पियर बड़ी इकाई होती है, इसलिए छोटी इकाई के रूप में हम ज़्यादातर मिली एम्पियर का प्रयोग करते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के घात ऋण 3 एम्पियर। अब हम आगे जानेंगे विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा
धन आवेश के प्रवाह की दिशा में ली जाती है। सामान्यतः धन आवेश की प्रवाह जिस दिशा में होगा उसी दिशा में विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, मानी जाती है। लेकिन साथ ही हम यह भी जानते हैं कि विद्युत धारा ऋण आवेशों के प्रवाह से भी उत्पन्न होती है। ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन। इसलिए यदि ऋण आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तब विद्युत धारा को इसके प्रवाह की विपरीत दिशा में लेना होगा। इस स्थिति में विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेशित अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत मानी जाएगी। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। इस तथ्य को समझने के लिए हम यहां पर जल प्रवाह की समरूपता पर विचार करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जल का प्रवाह हमेशा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दाब समान नहीं हो जाते। यदि हम इस प्रयोग को करने के लिए हम दो पात्र ले लें, एक पात्र में जल भर दें, साथ में दूसरा पात्र ले लें, इस पर भी हम जल भर देते हैं। इनके निचली सतह को हम एक चालक, एक नली के द्वारा, खोखली नली के द्वारा जोड़ देते हैं ताकि जल एक पात्र से दूसरे पात्र की ओर पहुंच सके। चूंकि द्रव स्तंभ की या जल के स्तंभ की ऊंचाई दोनों पात्रों में समान है, इस कारण जब दोनों पात्रों में दोनों ओर से दाब समान होगा, फलस्वरूप यहां पे दोनों पात्रों के बीच जल का प्रवाह नहीं होगा। तो हम इसे कहते हैं कि जल प्रवाह इस दशा में शून्य है, क्योंकि दोनों ओर का दाब समान है। अब यदि हम एक पात्र में जल का स्तर ज्यादा रखें, दूसरे पात्र में जल के स्तर को हम कम कर दें, तो आप आसानी से बच्चों समझ सकते हैं कि जिस पात्र में जल का स्तर ज्यादा होगा, ऊंचाई ज्यादा होगी, उस क्षेत्र का दाब ज्यादा होगा। दूसरी ओर जल की मात्रा कम है, जल स्तंभ की ऊंचाई कम है, फलस्वरूप इस क्षेत्र का दाब कम होगा। इस दशा में यह जल इस अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब की ओर प्रवाहित होगा। कि जल के प्रवाहित होने के लिए दाब का असमान होना आवश्यक है। यही समरूपता हम आवेश के लिए विद्युत आवेश के केस में देखते हैं। बच्चों, हम मान लेते हैं कि उन दोनों पात्रों में जिनमें जल भरा हुआ था, जल के स्थान पर हम आवेश भर देते हैं, धन आवेश। तो एक पात्र में धन आवेश, इस दूसरे पात्र में भी धन आवेश भरा हुआ है। दोनों की ऊंचाई अर्थात दोनों के द्वारा जो दाब यहां पे होगा, उस दाब को हम यहां वैद्युत दाब का नाम देते हैं। दोनों ओर के वैद्युत दाब समान हैं। फलस्वरूप दोनों पात्रों का वैद्युत दाब इस चालक या चालक नली पर समान है, अर्थात यहां पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, जिस प्रकार से जल का प्रवाह द्रव स्तंभ समान होने पर नहीं हो रहा था। अब हम एक पात्र में आवेश की मात्रा या ऊंचाई इस प्रकार से अधिक करते हैं कि इधर का वैद्युत दाब अधिक हो जाए, और दूसरी ओर आवेश की मात्रा इस प्रकार से कुछ कम करते हैं कि दूसरे पात्र में वैद्युत दाब का प्रभाव कम हो जाए। ऐसी दशा में यहां पे जो बीच में दोनों पात्रकों के बीच में यहां पे चालक जुड़ा हुआ है, इस चालक के द्वारा आवेश अधिक वैद्युत दाब वाले क्षेत्र से कम वैद्युत दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। अर्थात आवेश को प्रवाहित होने के लिए वैद्युत दाब का असमान होना आवश्यक है।
अर्थात वैद्युत दाबांतर होना आवश्यक है। इसी वैद्युत दाब को हम आगे यहां पे बच्चों विभवांतर या विभव के रूप में जानेंगे। आवेश या इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर हो, जैसा अभी हम आपको समझा रहे थे। इस वैद्युत दाब को हम यहां पे विभवांतर का नाम देते हैं। विभवांतर अर्थात विभव में यह अंतर एक या एक से अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहीं पर आपको किसी चालक के संगत आपको आवेश प्रवाहित करना है तो उस चालक को हम किसी सेल से या बैटरी से जोड़ देंगे। अर्थात सेल या बैटरी वह युक्ति है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं कि विभवांतर क्या होता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या है? किया गया कार्य है। किसके द्वारा? धन आवेश के द्वारा। कब? जब इसे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर है। बच्चों, हम विभवांतर को जिस इकाई से मापते हैं वो वोल्ट है, और जिस यंत्र से मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अर्थात वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है, और यह सदैव पार्श्व क्रम में अर्थात समांतर क्रम में परिपथ के साथ जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर वह यंत्र है जिससे विभवांतर का हम मापन करते हैं, और इसे सदैव समांतर क्रम में विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। आगे आते हैं बच्चों, हम देखते हैं ओम का नियम, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओम का नियम होता है, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, एक संबंध बताया, और उन्होंने अपने नियम में दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई है, ताप है, तो बाहरी अवस्था या भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सूत्र रूप में बच्चों लिखा हुआ है V अनुक्रमानुपाते I, V अनुक्रमानुपाते I लिखा गया है। तो V यहां पे आरोपित विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बच्चों हटाएंगे तो यहां पे एक बराबर का चिन्ह लेना पड़ेगा, इक्वल साइन, और साथ में एक नियतांक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहां पे लिया गया नियतांक R है, अर्थात V = RI हो जाएगा। इस नियतांक R को हम यहां आगे चल करके प्रतिरोध से परिभाषित करेंगे।